हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी गेटवे। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री से चैप्टर 5 जो कि है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। देखिए, रिपब्लिक का मीनिंग होता है ऐसा देश या ऐसा साम्राज्य जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार हो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये है संकरन। अब ये एक सीन है इलेक्शन डे का। संकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। जैसे ही संकरन जागा और उसने देखा कि उसके जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो तैयार हो चुके हैं कहाँ जाने के लिए, वोट डालने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ वो होता है जहाँ पे हम जाकर वोट डालते हैं। तो वो ऐसा चाहते थे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कि हम सबसे पहले जाकर वोट डालें। वाई? शंकरन wanted to know were they so excited। वो जानना चाहता था कि इतने क्यों एक्साइटेड थे वो। somewhat impatiently his grandfather explained। तो उसके दादाजी ने उसको एक्सप्लेन किया, we can choose our own ruler today। कि आज हम अपने राजा को आज हम चुनने वाले हैं। How some men became rulers। कैसे कुछ आदमी रूलर्स बन जाते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। अपने लीडर को चुनना, अपने नेता को चुनना या फिर अपने राजा को चुनना, ये तकरीबन लास्ट 50 सालों से बहुत कॉमन हो चुका है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। तो सोचने की बात ये है कि पास्ट में कैसे अपने राजाओं को चुना जाता था, कैसे कोई आदमी एक रूलर बन जाता था। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना, द पीपल। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 5 है न्यू बुक में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कोई राजा बनता था और उसे कौन चुनता था, जना। जना कौन होते थे, उस साम्राज्य के लोग। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लेकिन 3000 साल पहले तकरीबन, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन वेज इन विच राजाज वर चूजन। हमने देखा कि कुछ बदलाव आया कि लोग राजा को कैसे चुनते थे। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजाज बाई परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। कई पुरुष ऐसे होते थे, बड़े बलिदान देते थे और फिर वो क्या करते थे, राजा बनते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये एक तरह का ऐसा यज्ञ है जिसमें एक घोड़ा, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, घोड़े के बारे में, जिसका एक सेक्रीफाइस यानी बलिदान दिया जाता था, ऐसा रीति रिवाज था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। इस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए और इसकी रक्षा कौन करते थे, जो राजा के आदमी होते थे। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। जब ये घोड़ा किसी और साम्राज्य में या किसी और राजा की सीमा में एंटर कर जाता था, अगर वो उसे रोक देते थे उस घोड़े को फ्रीली घूमने से, तो उन रोकने वाले राजाओं या राजा को उस घोड़े के जो मालिक राजा थे उससे लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। और अगर यही राजा इस खुले छोड़े हुए घोड़े को अपने साम्राज्य से पास होने देते हैं, वहाँ से निकलने देते हैं, तो वो ये एक्सेप्ट करते हैं, ये मान लेते हैं कि वो उस घोड़े वाले राजा से क्या है, कमज़ोर हैं, और वो राजा जो ये यज्ञ परफॉर्म कर रहा है वो इनसे ज़्यादा ताकतवर है। दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस विच वॉज परफॉर्म्ड बाई स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट्स। जो ये राजा साथ देते थे घोड़े को वहाँ से पास होने में, तो इनको बाद में इस स्पेशल ओकेज़न पे या इस यज्ञ में इनवाइट किया जाता था। और ये यज्ञ कौन करते थे, जो स्पेशल ट्रेंड पुजारी होते थे, हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स। और इन पुजारियों को बाद में गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। जो राजा इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज करता था उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, और जो बाकी बचे राजा थे जो वहाँ पे आते थे, इनवाइट किए जाते थे, वो उनके लिए क्या लेके आते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे, उपहार लेकर आते थे। द राजा वॉज सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। इन रीति रिवाजों में जो सबसे मेन होता था वो कौन होता था, यही राजा होता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। उसके पास एक अलग तरह की सीट होती थी, राजगद्दी होती थी, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। या तो वहाँ पे थ्रोन लगा होता था, ठीक है, सिंहासन जिसे बोलते हैं, और टाइगर की स्किन होती थी। हिज चैरियोटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स। चैरियोटर होता है जो रथ को चलाता है, सारथी जिसे बोलते हैं। तो वो युद्ध में क्या होता है, राजा के साथ जाता है, तो वो गवाह होता है कि कैसे राजा ने दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त किया। तो वो क्या करता है, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। तो राजा ने कैसे युद्ध में दूसरे राजा को परास्त किया, हराया, उसकी वो गुणगान करता है। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स। राजा के जो रिश्तेदार होते थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उनको भी छोटे छोटे कुछ रीति रिवाज निभाने पड़ते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। जो बाकी बचे राजा होते थे वो वहाँ सिंपली बैठकर देखते थे उस सारे रीति रिवाजों को। प्रीट्स परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंग
स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जो पुजारी होते थे वो इस यज्ञ की शुरुआत करते थे राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करके। द ऑर्डिनरी पीपल द विश और वैश्याल ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। जो सामान्य लोग होते थे वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, उपहार लेकर आते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्राज बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। जो पुजारियों ने जिनको शुद्र बोला हुआ था या जो शूद्रों में आते थे तो उनको इस जो रीति रिवाज थे इनसे ज़्यादातर दूर ही रखा जाता था, उनको वहाँ पे नहीं बुलाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे वर्णास के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं, स्पेशली इन एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना रिवर्स जहाँ पे बहती हैं, स्पेशली वहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय में। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। ये बुक्स कब लिखी गई? लेटर वैदिक पीरियड में ये लिखी गई बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5 और 4। तो आपने जो चैप्टर 5 या फिर 4 में जो पढ़ा है ऋग्वेदा के बारे में, ये उससे भी बाद में लिखी गई हैं। दीज इंक्लूड द सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। तो वेद हमारे टोटल हो गए 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स, और भी कई किताबें। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स। इन्हें कौन लिखते थे? इन्हें ज़्यादातर पुरोहित लिखते थे, पुजारी लिखते थे। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। और इनमें ये डिस्क्राइब होता था, ये लिखा जाता था कि कैसे रीति रिवाजों को करना है या निभाना है। दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट सोसाइटी। समाज में क्या क्या कायदे कानून नियम होने चाहिए, ये उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। उस समय में जो समाज में कई ग्रुप्स बने हुए थे, कई समूह बने हुए थे। वो कौन कौन से थे? उनमें कौन शामिल थे? प्रीस्ट्स, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सनस, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। इनमें ज़्यादातर पुरोहित, लड़ाई लड़ने वाले, किसान, चराहे, व्यापारी, शिल्पकार और जो मजदूरी करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और जंगल में रहने वाले लोग, इनका एक ग्रुप बना हुआ था समाज में। सम प्रीस्ट्स एंड वॉरियर्स वर रिच। इनमें अमीर कौन होते थे? पुरोहित और जो लड़ाई लड़ने वाले थे। और सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, कुछ किसान और कुछ व्यापारी भी रिच होते थे, अमीर होते थे। अदर्स, इन्हें छोड़कर, इंक्लूडिंग मैनी हर्डरर्स, जो चराहे होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। इनमें से गरीब कौन होते थे? जो चराहे थे, शिल्पकार थे, मजदूर थे, मछली पकड़ने वाले थे और जो शिकार करने वाले थे, ठीक है, वो क्या थे? गरीब थे। द प्रीस्ट्स डिवाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। तो पुरोहितों ने इन ग्रुप्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसे कहा गया वर्ण। तो वर्ण में कितने समूह हैं? 4। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। इनके द्वारा हर एक वर्ण का एक खास काम होता था समाज में। द फर्स्ट वर्णा वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। जो सबसे पहले वर्ण में थे वो कौन थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट्स। जो ब्राह्मण्स होते थे उनका क्या काम होता था? स्टडी करना, वेदों को पढ़ना और सिखाना, परफॉर्म करना सेक्रीफाइसेस को, यज्ञ करवाना और उपहार लेना। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे नंबर पर कौन आते थे? वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय। पहले नंबर पर पुरोहित और दूसरे पर कौन आते थे? क्षत्रिय यानी राजे महाराजे। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनका जो काम होता था लड़ाइयाँ लड़ना और लोगों को सुरक्षा देना। थर्ड वर द विश और द वैश्यास। थर्ड नंबर पे आते थे वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। थर्ड समूह में जो तीसरा जो समूह था उसमें कौन थे? किसान थे, चराहे थे और व्यापारी थे। बोथ द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। जो ये यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, उनमें ये क्षत्रिय और वैश्य ये यज्ञों को करवा सकते थे, उनको इसमें बोला गया था। लास्ट वर द शूद्राज। तो चौथे नंबर पर कौन आते थे? शूद्राज। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। जो पहले वाले 3 ग्रुप हैं उनको उनकी सेवा कौन करते थे? मेनली शूद्राज करते थे। एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। और इन्हें किसी भी रीति रिवाज को, किसी भी जो यज्ञ होता था उसमें शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज। महिलाओं को भी अक्सर शूद्राज के ग्रुप्स में ही क्या किया जाता था? इंक्लूड किया जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर अलाउड टू स्टडी द वेदास। बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। महिलाओं को और जो शूद्र थे उनको अधिकार नहीं था वेदास को, वेदों को पढ़ने का। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जो पुरोहित थे उनका कहना था कि ये जो ग्रुप बने हैं या ये जो समूह बने हैं ये उनके जो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उसके हिसाब से ये समूह में वो शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वंस फादर एंड मदर्स वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसके माता पिता ब्राह्मण परिवार से हैं और वहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है तो वो
क्या होगा, ब्राह्मण होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही सभी समूहों में। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स, और उसके बाद में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया अनटचेबल्स में जिनको छूने का अधिकार नहीं था। किसी भी पवित्र चीज को लगा लो या जगह को लगा लो या यज्ञ लगा लो, वहां पे उनको जाने का अधिकार नहीं था। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स। इनमें कौन होते थे, जो मूर्ति बनाने वाले होते थे, शिकारी होते थे, ठीक है, ये होते थे इनमें, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस। ऐसे जो लोग जो दफनाने में या संस्कार के जो रिचुअल्स होते थे उनमें जो परफॉर्म करते थे वो अनटचेबल्स होते थे। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग। पुरोहितों का मानना था जो इन समूहों से कोई भी कॉन्टेक्ट रखेगा वो भी क्या होगा, शुद्र होगा, अनटचेबल होगा। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। कई ऐसे लोग भी थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा ये बनाए गए वर्ण को नहीं मानते थे। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीट्स। कई जो राजा ऐसे थे वो अपने आप को मानते थे कि वो पुरोहितों से भी ज़्यादा क्या है, सुपीरियर हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग्स टू। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि जन्म एक आधार नहीं हो सकता कि हम कौन से वर्ण में कौन से वर्ण से हम संबंधित हैं। बिसाइड्स सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंगेस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। और कई ऐसे भी लोग थे जो ये सोचते थे कि पेशे के आधार पर भी ऐसा कोई हम डिफरेंस नहीं रख सकते लोगों के बीच में। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और कई ऐसा मानते थे कि सभी को अधिकार होना चाहिए यज्ञ परफॉर्म करने का, रीति रिवाजों का पालन करने का। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और कहीं इस छुआछूत वाली जो प्रक्रिया थी, जो पुरोहितों के द्वारा ये फैलाई गई धारणा थी, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट। और इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे भी अभी भी इलाके थे, सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड। कुछ ऐसे एरियाज थे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहाँ पे जो सामाजिक और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो अभी भी शार्प नहीं थे। और जहाँ पे पुरोहितों का ये जो वर्ण प्रक्रिया जो बनाई गई थी, डिवाइड किया गया था लोगों को, वो इतने वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं थे। जनपदास, जनपदास मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है। जन जिसका मतलब होता है लोग, और पदास का मतलब होता है उनके पाँव। द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग एज राजाज ऑफ जनपदास रादर देन जनाज। अब जो ये राजा महाराजा थे जो ये बड़े बड़े यज्ञों को परफॉर्म कर रहे थे, बड़े बड़े बलिदान कर रहे थे, वो राजा अब कुछ लोगों के यानी जन के राजा ना होकर अब जनपदास के राजा बन चुके थे। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल्ड डाउन। जनपदा जो शब्द है ये मेनली इसका मतलब क्या बनता है, ऐसी धरती जहाँ पे लोगों ने अपने क्या रखे, पाँव रखे और वहाँ पे वो सेटल हो गए, वहीं पे वो रहने लग गए। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4 पेज 57। पेज 57 पर कुछ मेन जनपदास दिखाए गए हैं जो कि ये रहे। Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Kheda near Eta. The last two are in Uttar Pradesh. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई जगह पे खुदाई की है जो जहाँ से उनको जनपदास के एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ पे, पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के नज़दीक है, अतरंजी खेड़ा जो ईटा के पास है, और ये जो लास्ट वाले दो हैं ये कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि ये लोग कहाँ रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे और ये पशुओं को पालते थे, रखते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ये फसलें भी उगाते थे जिनमें राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। चावल, और ये वीट यानी गेहूं, बार्ले जौ, दालें, गन्ना, सेसमे तिल, सरसों ये उगाते थे। दे मेड अर्दन पोट्स, वो मिट्टी के घड़े भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड। जो कई उनमें ग्रे होते थे रंग में और कई लाल होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। कई ऐसे स्पेशल घड़े भी मिले हैं जो जिन पे क्या था, पेंट किया हुआ था। जो ग्रे कलर के घड़े थे उन पे पेंट किया हुआ था। कुछ ऐसे भी स्पेशल घड़े मिले हैं। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है पेंटेड ग्रेवियर, तो इस पे क्या किया गया था, कुछ डिज़ाइन उकेरे गए होंगे, पेंट किया गया, और कुछ लाइन के फॉर्म में थे और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे इन पे। जैसे ये देखिए, महाजनपदास अबाउट 2500 ईयर्स एगो, तकरीबन 2500 साल पहले सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। कई ऐसे जनपदास थे जो कि
औरों से ज़्यादा ताकतवर हो गए और उनको किस नाम से जाना जाने लगा, महाजनपदास के नाम से। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। इस मैप में महाजनपदास भी दिए गए हैं, जनपदास भी हैं और महाजनपदास भी। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। इनमें से ज़्यादातर जो महाजनपदास थे उनकी एक राजधानी होती थी और किलेबंदी भी होती थी। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका फोर्टिफाइड का मतलब होता था कि जो किलाबंदी यानी चारों तरफ क्या बना देना, बड़ी बड़ी दीवारें बना देना, जो कि ज़्यादातर किसकी होती थी, ईंटों की, पत्थरों की या फिर लकड़ी की होती थी। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ये जो किलेबंदी की जाती थी ये अक्सर क्यों की जाती थी, ज़्यादातर जो राजा महाराजा थे वो या लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि दूसरा राजा कहीं हमारे ऊपर क्या आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो अपने सुरक्षा के लिए इनकी किलेबंदी करवाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाई बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। और कई राजा इसलिए भी ये किलेबंदी करते थे, इसलिए ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर हैं या कितने ताकतवर हैं, जो कि इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई हैं। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और जो इस किले के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनको राजा इजीली नियंत्रण भी कर सकता था, कंट्रोल भी कर सकता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए अक्सर बहुत बड़ी क्या की जाती थी, योजनाएं बनाई जाती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। और इन बड़ी बड़ी दीवारों के लिए सैकड़ों लाखों ईंटें बनवाई जाती थी, पत्थर लाए जाते थे। दिस इन टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इतनी बड़ी दीवारें बनाने के लिए अक्सर ज़्यादा लेबर की भी नीड होती थी, तो उनमें ज़्यादातर कौन होते थे, पुरुष होते थे, महिलाएं होती थी और बच्चे भी शामिल होते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इतनी लेबर, इतने जो मजदूर हैं उनको पैसे देने के लिए या और भी कई चीज़ें देने के लिए और ये ईंटें लाने के लिए, पत्थर लाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें चिनवाने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज की खोज की जाती थी, लाया जाता था। ये देखिए ये एक कौशाम्बी की एक किलेबंदी की दीवार है ये, जिसको तकरीबन 2500 साल पहले बनाया गया था। और ये प्रेजेंट डे आज कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है ये कौशाम्बी के किलेबंदी की दीवार। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए नए राजा थे उन्होंने अपनी सेना को मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब सारा साल राजा उन सैनिकों को मेंटेन करके रखते थे और उनको वेतन भी देने लग गए। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे आपको कॉइन्स दिखा रखे हैं जो पंच मार्क कॉइन होते थे। इनके द्वारा क्या सैनिकों को सैलरी दी जाती थी, पेमेंट्स दी जाती थी। ये देखिए ये वो कॉइन्स हैं जिनके द्वारा सैनिकों को राजा महाराजा सैलरी दिया करते थे जब वो उनको एक अपनी सैन्य में शामिल करते थे। टैक्सेस, अब देखिए वो राजा महाराजा कर भी लोगों से लेने लग गए थे, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। अब जो ये महाजनपदास थे, वहाँ के जो राजा थे उनको बड़ी बड़ी किलेबंदी करनी थी, अपनी सेना भी रखनी थी, तो इसके लिए उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता होने लगी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। अब इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल्स यानी ऐसे लोग रखे जो कर को कलेक्ट करते थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। जो जनपदास के राजा होते थे वो लोगों से जो उपहार लेते थे उस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन जो महाजनपदास के राजा थे वो अब लोगों से कर लेने लग गए थे। इनमें बहुत सारे टाइप के कर थे, जैसे ये फर्स्ट है भाग और शेयर। ये ऐसा एक टैक्स होता था जो उपज का 1/6 होता था। मान लो अगर किसी फार्मर के पास 6 बोरी अनाज की हुई है तो 6 में से 1 बोरी किसको देनी होगी, राजा को देनी होगी, ठीक है। यानी ये 1/6 जिसका नाम क्या है, भाग और शेयर। नेक्स्ट जो टैक्स था वो किस पे था, वो लेबर की फॉर्म में लिया जाता था, ठीक है। किन से, जो क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पकार हो सकते थे, वो लोहार हो सकते थे, वो किसी भी फॉर्म में लेबरर हो सकते थे, ठीक है। तो उनको तो एक दिन उनको राजा के लिए भी काम करना पड़ता था, ये उनका टैक्स का जरिया था, ठीक है। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो चराहे थे उनको एनिमल से जो भी चीज़ें मिलती हैं तो वो राजा को लाकर देनी पड़ती थी एज अ टैक्स। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स। जो ट्रेडर थे वो चीज़ें व्यापार करते थे, जब बेचते थे तो उनको लाना और बेचना, उस पर भी क्या था, एक व्यापार टैक्स था, ठीक है। हंटर गैदरर्स, जो शिकारी थे या भोजन इकट्ठा करने वाले थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। कैसे, जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस कोई भी चीज़ हो, जो जंगल से मिली हो, वो उनको राजा को एज अ टैक्स देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये मेनली 5 टाइप्स के टैक्सेस थे। पहला फार्मर्स पे, दूसरा क्राफ्ट पर्सन पे, तीसरा हर्डर पे, चौथा व्यापारियों पे, ट्रेडर्स पे और हंटर गैदरर पे, फिफ्थ वाला। चेंजेस इन एग्रीकल्चर।
अब खेती बाड़ी में भी बदलाव आने लगे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अब इस समय में खेती बाड़ी में 2 बड़े चेंजेस आए, बदलाव आए। वो कौन से थे? पहला क्या था? वन वॉज अ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशियर। आयरन प्लोशियर यानी लोहे का बना हुआ हल जिसे हम कहते हैं खेत जोतने के लिए, अब वो आयरन का बन गया। पहले वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लकड़ी का था, ठीक है। अब किसका बन गया? लोहे का। दिस मेंट दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लोशियर। अब क्या होने लग गया? जो मिट्टी सख्त थी उसको भी अब इजीली टर्न किया लग गया, क्योंकि जो लकड़ी का प्लोशियर था वो इतना मजबूत नहीं था, ठीक है। अब लोहे वाला प्लोशियर आ गया था तो उससे इजीली टर्न किया जा सकता था मिट्टी को, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। और ऐसा करने से ज़्यादा अनाज की खेती होने लग गई। सेकंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब दूसरा क्या था? पैडी यानी जो धान की खेती होती है, अब उसमें ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी। दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। अब धान की खेती में क्या करा जाने लग गया? जैसे छोटे से जगह पर पहले बीज को बोकर वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाए जाने लग गए। अब उन्हीं पौधों को ट्रांसप्लांट किया गया किसी बड़े से जगह पे, ठीक है। यहाँ पे पौधे लगाए गए। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ऐसा करने से हुआ क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, क्योंकि ऐसा करने से क्या हुआ कि ज़्यादा पौधे अब सर्वाइव करने लग गए। हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, लेकिन ये कैसा था? एक कमर तोड़ काम था। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासास दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, कामगारस हैड टू डू दिस वर्क। जो दास दासी होते थे जिनको गुलाम कहा जाता था, वो ये कार्य करते थे, या फिर ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी खेती करने के लिए, तो उनको इस काम में लगाया जाता था। अ क्लोजर लुक, मगधा। अब हम इस टॉपिक में जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मगधा। ये एक महाजनपद है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइंड मगधा ऑन मैप 4। मैप 4 में कहते हैं आप मगधा को फाइंड कीजिए। मगधा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में ही जो मगध था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन गया। मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगधा। अब मगध साम्राज्य में से जो नदियाँ बहती थी वो कौन कौन सी थी? गंगा एंड सोन। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, ये किस लिए इंपॉर्टेंट थी? पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर सप्लाईज, थर्ड था मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अब ये जो रिवर्स यहाँ से फ्लो करती थी, इससे एक तो ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया, ठीक है। शिप्स में जैसे सामान इधर से उधर लाना ले जाना, आना जाना, और वाटर सप्लाईज, पानी की सुविधा हो गई, पीने के लिए पानी, और रोज़मर्रा की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वाटर सप्लाई। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, सिंचाई में ये पानी यूज़ करने लग गए, जिससे कि मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। कई पार्ट ऐसे थे मगध के जो जहाँ पे क्या थे? बड़े बड़े जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। इन जंगलों में जो हाथी थे उनको अब पकड़ा जाने लग गया और उनको ट्रेंड करके आर्मी में, सेना में यूज़ करने लग गए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। अब इन जंगलों से बहुत ही मात्रा में लकड़ी यूज़ करते थे घर बनाने में, और कार्ट्स बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, और रथ बनाने में। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन्स दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। ये जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, गंगा रिवर, सोन रिवर, फॉरेस्ट, एलिफेंट, और अब इन्होंने आयरन और यानी यहाँ पे खदानें भी थी किसकी? आयरन ओर्स की। ये मगध साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली आप रिसोर्सेज लगा सकते हो। इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से मगध एक बहुत बड़ा ही साम्राज्य बन गया। आयरन ओर से क्या बनता था? बहुत औजार बनते थे ज़रूरी, और वेपन्स बनते थे, ठीक है। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली राजा थे, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ये 2 राजा कहाँ के थे? मगध के। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपदास। जो हर एक तरीके से दूसरे जनपदा को जीतने की क्या करते थे? कोशिश कर रहे थे या जीत रहे थे। महापद्मनद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। पहले बिम्बिसार और अजातशत्रु थे, और एक और थे महापद्मनंद, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर रहे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट। जो महापद्मनंद थे उन्होंने कहाँ तक राज किया? नॉर्थ वेस्ट के कई पार्ट्स तक अपना साम्राज्य का फैलाव किया। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर। आज के टाइम में जो राजगीर है उसका पहला नाम क्या था? राजगृह। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज सेवरल ईयर्स। यानी बहुत सारे सालों के तक मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह थी, जो कि आज के टाइम में बिहार में ये एरिया पड़ता है जिसका नाम है राजगीर। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। पहले मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, और उसके बाद राजधानी को शिफ्ट कर लिया गया राजगृह से पाटलिपुत्र। आज का जो पटना है, ठीक है, पटना सिटी जो है उसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्र, और ये क्या थी? मगध की राजधानी। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, यानी तकरीबन 2300 साल पहले से भी ज़्यादा, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर
हु लिव्ड इन मैकडोनिया इन यूरोप। एक राजा हुआ करता था अलेक्जेंडर, जिसका नाम सिकंदर भी था। वो कहाँ रहता था? मैकडोनिया में, जो कि यूरोप में पड़ता है। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनकरर। वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँ। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द वर्ल्ड, लेकिन उसने पूरी दुनिया तो नहीं जीती, बट कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। लेकिन उसने इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को जीत लिया। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ा। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास, ब्यास नदी के वो किनारे पर पहुंचा। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जैसे ही वो पूर्व की तरफ बढ़ने लगा, ही सोल्जर्स रेफ्यूज्ड, जो उसके सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया आगे जाने से। क्यों मना किया? दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। क्योंकि जो उनके सैनिक थे उन्होंने सुन रखा था कि जो इंडिया के शासक हैं, जो भारत के शासक हैं, उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, उनके पास पैदल सैनिक, रथ और हाथी बहुत मात्रा में है। इसलिए वो डर गए और वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं करना चाहते थे। पहले हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं वज्जी के बारे में। अ क्लोजर लुक वज्जी। While Magda became a powerful kingdom, Vajji with its capital Vaishali, Bihar was under a different form of government known as गणा और संघ। जैसे मगध एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बना, और उधर वज्जी, जिसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली, जो कि आज के बिहार में है, इसमें एक अलग तरह की ही सरकार चल रही थी, ठीक है, जिसको गणा और संघ के नाम से जाना जाता था। गण और संघ। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन, इसमें कोई एक नहीं होता था गण और संघ में, बट मैनी रूलर्स, बहुत सारे राजा होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, ऐसा भी था कि कई बार हजारों जो आदमी थे वो भी रूल कर रहे थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, सभी को राजा बोला जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, ये सारे राजा मिलकर ही सारे अनुष्ठानों को, रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड वट हैड टू बी डन एंड हाउ, ये अक्सर असेंबलीज में इकट्ठे होकर ये डिसाइड करते थे कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, फॉर एग्जाम्पल, वो डिस्कशन करते थे और डिबेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, मान लो किसी शत्रु ने उन पर आक्रमण किया है, तो वो क्या करते थे? दे मेट टू डिस्कस, सारे इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, अब इससे कैसे निपटना है। ये सभी वो क्या करते थे? असेंबलीज में डिस्कशन करते थे। हाउएवर विमेन, दासाज एंड कामकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, और इन सभाओं में किनको अनुमति नहीं थी? महिलाओं को, दासों को, और जो लेबरर हैं, कामकाराज हैं, उनको अलाउ नहीं होता था इनमें पार्टिसिपेट करने का। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा, बुद्ध और महावीर, अबाउट whom you will read in chapter 7, आप जिसके बारे में चैप्टर 7 में और ओल्ड बुक में चैप्टर 6 में आप बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में आगे पढ़ने वाले हो, बिलोंग टू गणास और संगास। ये भी किससे बिलोंग करते थे? गण से और संघ से। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संगास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, बुद्ध की जो बुद्ध पे आधारित किताबें हैं, उनमें इन संघ में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है या डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। गण क्या होता है? इज यूज्ड फॉर ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स, एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें एक नहीं बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघ क्या होता है? संघ होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। संघ क्या होता है? एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन होता है। यहाँ पे एक विवरण दे रखा है कैसे अजातशत्रु ने वज्जी पर अटैक किया, ठीक है। ये आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? ये लिखा हुआ कहाँ पे है? ये लिखा हुआ है बुद्धिस्ट की बुक दीघा निकाय में, ये लिखा हुआ है। तकरीबन इसको 2300 साल पहले लिखा गया था। आप ये पढ़ सकते हो कि कैसे अजातशत्रु ने वज्जी पे अटैक किया था। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कनकर द संगा, राजा क्या करते थे? जो शक्तिशाली साम्राज्य के राजा थे वो ट्राई करते थे, कोशिश करते थे इन संघों को जीतने के लिए। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ऐसा बहुत सारे सालों तक चलता रहा। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ द गणास और संगास वर कंकर्ड बाय द गुप्ता रूलर अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 11। आप चैप्टर 11 में गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, जिन्होंने तकरीबन फिर 1500 साल पहले क्या किया? फाइनली इन गण पर और संघ पर अपना फाइनली रूल कर दिया, इनको जीत लिया। तो यहीं पे ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल NCERT गेटवे। थैंक यू सो मच।